नमस्कार दोस्तों, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपके सामने जो लेक्चर लेकर आया हूं वो सिंचाई जल मापने की विधियों से रिलेटेड है। हमारे लास्ट लेक्चर में पार्ट जो इसका 1 था उसमें हमने सिंचाई जल मापन की इकाइयों को देख लिया था। अब हम बात करेंगे सिंचाई जल मापन की विधियां कि सिंचाई जल की मापन कैसे करना है, इसकी विधियां कौन कौन सी है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ 2 चीजों को मापने वाले हैं या 2 चीजों को देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे जल के प्रसाव को मापकर और दूसरा हम यहाँ पर जो देखेंगे वो है पानी की गति को मापकर। एक तो प्रसाव है। प्रसाव का मतलब क्या है? निश्चित समय में किसी सिंचाई स्रोत से निकली जल की मात्रा। किसी सिंचाई स्रोत से निश्चित समय में निकली जल की मात्रा जो होती है उसे हम कहते हैं जल का प्रसाव। निश्चित समय में जितना पानी निकल रहा है वो जल का प्रसाव होगा। और जब हम पानी निश्चित समय में कितनी दूर बहकर जा रहा है उसे हम कहेंगे पानी की गति। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के प्रसाव की। तो पानी के प्रसाव का मतलब क्या हुआ? सिंचाई स्रोत से निश्चित समय में निकला पानी। किसी सिंचाई स्रोत से निश्चित समय में निकला पानी या पानी की जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं पानी का प्रसाव। ये पानी का प्रसाव कहलाएगा। दूसरा आता है पानी की गति। गति क्या है? तो निश्चित समय में पानी द्वारा तय की गई दूरी। एक निश्चित समय में पानी कितनी दूर तक बह के जा रहा है उसके द्वारा ये जो तय की गई दूरी है उसे हम कहेंगे पानी की गति। और गति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं और प्रसाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये अब हम आगे देखने वाले हैं। तो विधि के अंदर 2 चीजें आएंगी। एक पानी का प्रसाव हम ज्ञात करेंगे और दूसरा हम ज्ञात करेंगे पानी की गति। तो पहले हम प्रसाव को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या? पानी की गति। तो पानी का प्रसाव हम मापना चाहते हैं तो पानी के प्रसाव को मापने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। खुली नाली में जल का प्रसाव, कुलाव से जल का प्रसाव, वी नोच विधि द्वारा जल का प्रसाव और आयताकार विधि द्वारा जल का प्रसाव। ये 4 तरह से हम जल के प्रसाव को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला आता है खुली नाली में जल का प्रसाव। एक नाली है खुली हुई, उसमें से पानी बह के जा रहा है तो हम उसका प्रसाव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। सूत्र है Q = A × V। Q = A × V। यहां पर Q का मतलब है जल का प्रसाव या पानी का प्रसाव। किसमें आएगा? तो घन मीटर प्रति सेकंड में। यहां पर A का मतलब है नाली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये नाली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसमें आएगा? वर्ग मीटर में आएगा। और तीसरा है V। V का मतलब है जल का वेग या गति और ये गति किसमें आएगी? मीटर प्रति सेकंड। तो पहली हमारे पास जो विधि है वो क्या है? खुली नाली में जल का प्रसाव। किसी खुली नाली से पानी बहकर जा रहा है तो हम उसमें जल का प्रसाव देखेंगे। जैसे मान लो ये एक नाली है, इस नाली के अंदर से पानी बहकर जा रहा है। इस नाली के अंदर से जो पानी बहकर जाएगा हम उसका क्या देखेंगे? प्रसाव।
उसका प्रसाव कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो पहली चीज है, हमने उस पहली चीज को क्या कहा? तो पहली चीज यहाँ पर है ए। ये जो ए है, ये ए का मतलब है नाली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे नाली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। दूसरा आया बी। बी का मतलब क्या है कि भाई यहां से पानी बह रहा है, पता चला यहां तक जाने में जो समय लगेगा उस समय को हम क्या बोलेंगे? भी। भी मतलब क्या हो गया? जल का वेग या गति। अगर हमारे को इस नाली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम हो, पानी के बहकर जाने की गति मालूम हो, तो हम बड़ी आसानी से उसका प्रसाव ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है Q इज इक्वल टू A इंटू V। तो ये सिंपल विधि है, आसान विधि है, सरल विधि है, क्योंकि नाली में से पानी बह के जा रहा है, ये बड़ी आसानी से हम माप सकते हैं। लेकिन हमेशा पानी किसी खुली नाली में से जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार पानी किसी बंद क्षेत्रफल में से जाता है, और बंद क्षेत्रफल में से जब पानी जाएगा तो हम कहेंगे कुलाव से जल का प्रसाव ज्ञात करना। बंद क्षेत्रफल मतलब किसी पाइप में से पानी बह के जा रहा है तो उसको हम कुलाव कहेंगे। इसके द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास सूत्र है Q इज इक्वल टू C इंटू A अंडर रूट 2GH। ये बहुत ही सिंपल सा इसका फार्मूला है। यहां पर भी Q देखेंगे तो Q क्या है? Q वही जल का प्रसाव है, किसमें? घन मीटर प्रति सेकंड में। यहां पर हम आगे बात करें, C क्या है? तो C है एक नियतांक जिसे हम जल निकास गुणांक कहते हैं। इसका मान फिक्स होता है, कितना है? तो 0.6। फिर हम देखते हैं A क्या है? तो A है कुलाव के मुंह का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हम किसमें देखेंगे? तो क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा वर्ग मीटर में। फिर हम बात करेंगे H क्या है? तो H है कुलाव में जल की ऊंचाई। कुलाव में पानी की जो हाइट है उसको हम H कहेंगे। ये किसमें आएगी? मीटर में। और लास्ट में हम बात करते हैं G। तो G आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS पद्धति में कितना होता है? तो 9.8। तो जब पानी किसी बंद क्षेत्रफल में से बहता है तब हम इसे कहते हैं कुलाव से जल का प्रसाव। अब बंद क्षेत्रफल मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ बंद क्षेत्रफल का मतलब है कि पानी किसी पाइप में से बहकर जा रहा है। ये इस पाइप के अंदर से जो पानी बहकर जा रहा है तो इसे हम कहेंगे बंद क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो पाइप है हम इसको कह सकते हैं कि पानी जो है कहां से जा रहा है? तो जब पानी किसी बंद क्षेत्रफल से बहकर जा रहा है, निकल कर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे कुलाव से जल का प्रसाव। जैसे पाइप। अब यहां से जो पानी बहकर जा रहा है उसका फार्मूला हमने क्या देखा? Q बराबर C इंटू A अंडर रूट 2GH। ये इसका फार्मूला हो गया। यहां पर Q जल का प्रसाव है, C हमने कहा जल निकास गुणांक 0.6। A क्या है? तो A है कुलाव के मुंह का क्षेत्रफल। ये वाला जो क्षेत्रफल है इसे हम कहेंगे कुलाव के मुंह का क्षेत्रफल। अब पाइप है तो पाइप का मुंह वृत्ताकार होगा, गोल होगा, तो उसको ज्ञात करने का, किसी वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इससे हम इसके मुंह का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या है? H मतलब पानी की ऊंचाई। जैसे ये कुलाव है, इस कुलाव के अंदर पानी मान लो इतना भर के जा रहा है, तो ये जो ऊंचाई हमको नजर आ रही है यहां, इस ऊंचाई को, ये कुलाव में जितना पानी भरा हुआ है इसे हम बोलेंगे H। ये कहलाएगी ऊंचाई, कुलाव में जल की ऊंचाई। ये ऊंचाई देख लेंगे। G तो आपको मालूम ही है, गुरुत्वीय त्वरण मान फिक्स है कितना? 9.8 MKS पद्धति में। तो इस तरह से किसी बंद पाइप में से अगर पानी बह के जा रहा है
तो हमको एक तो इसके मुंह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा पानी कितना भर के जा रहा है उसकी हाइट क्या है ये देखना है। अगर ये दोनों चीजें मालूम है तो गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है 9.8, और ये जो जल निकास गुणांक है ये भी 0.6 फिक्स है। और इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं जल का प्रसाव किसी बंद पाइप में से अगर बहकर जाएगा तो। अगली मेथड की तरफ हम बढ़े तो अगली जो प्रसाव ज्ञात करने की विधि है उसको हम कहते हैं भी नोच विधि, द्विशूल दंत विधि, या ये जो मेथड है इसको भी नोच क्यों कहा है उसका कारण आपको इस चित्र में नजर आएगा। यहां पर एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं भी नोच, इसमें भी आकार का ऐसा कट लगा है इसलिए इसको भी नोच कहा जाता है, और ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें से पानी बहकर जा रहा है, हम पानी की ऊंचाई देखेंगे और उसका मान एक सूत्र में रख देंगे। सूत्र है Q बराबर 0.0138 गुना h⁵ 2। यहां पर भी Q क्या है तो Q वही है जल का प्रसाव, लेकिन यहाँ इकाई बदल गई है, यहाँ लीटर प्रति सेकंड, पिछली विधियों में घन मीटर प्रति सेकंड था। यहाँ h क्या है तो h हो गया भी नोच में पानी की ऊंचाई, यहाँ सेंटीमीटर में, फिर इकाई बदल गई। वहां हमने देखा था किसमें, वहां हमने ऊंचाई मीटर में देखी थी, तो यहाँ ऊंचाई किसमें आ गई तो यहाँ ऊंचाई आ गई है सेंटीमीटर में। अब हम बात कर रहे हैं इस यंत्र की, इस यंत्र का नाम हमने क्या देखा भी नोच। इसको भी नोच क्यों कहा, ये यहाँ पर आपको कारण दिख रहा है, ये जो भी आकार का ये कट लगा हुआ है इसके कारण इस यंत्र का नाम क्या है भी नोच। इस यंत्र में यहाँ आपको ये निशान नजर आ रहे होंगे सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में निशान लगे हुए हैं। अब हमने इस यंत्र को किसी नहर के या नाली के मुंह पर लगा दिया तो आप देखोगे इसमें से ये पानी बह के जा रहा है, ये पानी बहकर जा रहा है। हमको केवल क्या देखना है तो हमको यहाँ पर देखना है पानी की ऊंचाई। ये ऊंचाई हम देखेंगे, पानी की ये जो ऊंचाई हमने देखी, इस ऊंचाई को हमने क्या कहा तो यहाँ जो पानी की ऊंचाई है इसको हमने कहा है h। h मतलब पानी की ऊंचाई, ये ऊंचाई किस में आ गई है सेंटीमीटर। बस ऊंचाई देखो, ऊंचाई का मान सूत्र में रखो, सूत्र बहुत आसान है, Q बराबर 0.0138 गुना h⁵ 2। केवल ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई आपने देखी, सीधे पानी की मात्रा, तो यहाँ पर आपको प्रसाव जो है वो पता चल जाएगा किसमें लीटर प्रति सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितने लीटर पानी बहकर जा रहा है। ये जो यंत्र है इस यंत्र का नाम है भी नोच, इसी को हम द्विशूल दंत भी कहते हैं, इससे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा पानी के प्रसाव को मापने के लिए हमारे पास लास्ट में एक और मेथड बची है, उस आखिरी मेथड को हम कहेंगे आयताकार विधि। लास्ट विधि है आयताकार विधि। आयताकार विधि में भी एक यंत्र होता है, भी नोच जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो बीच में चीरा या कट था वो भी आकार का नहीं होता है, बल्कि आयताकार रेक्टेंगुलर यहाँ पर कट लगा रहता है। इसमें भी पानी बहकर जाएगा, हम पानी की ऊंचाई देखेंगे और उसका मान एक सूत्र में रख देंगे, Q बराबर 0.0184 गुना L⁵3/2। यहाँ पर भी Q हो जाएगा क्या तो Q हो जाएगा पानी का प्रसाव। ये प्रसाव किसमें आएगा तो ये आएगा लीटर प्रति सेकंड। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो L है। L मतलब क्या है तो ये है शिखर या तल की लंबाई, और H का मतलब वही हो गया हाइट, मतलब पानी की ऊंचाई। ये ऊंचाई किसमें आएगी तो ये जो पानी की ऊंचाई आएगी ये आएगी सेंटीमीटर। तो आयताकार विधि में हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये जो यंत्र है इसमें हमने देखा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये आयताकार कट लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो चीज है ये क्या है, ये पानी इसमें से बहकर जा रहा है। हमको क्या देखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो निशान लगे होते हैं ये यहाँ पर भी नोच की तरह यहाँ पर भी निशान लगे होते हैं।
ये जो निशान है ये निशान किस में होंगे, तो ये निशान होंगे सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में ये जो निशान लगे हुए हैं, इन निशानों से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पानी की ऊंचाई। और इसमें हम ये वाली जो दूरी है, ये यहां से यहां तक की दूरी, ये इसको हम बोलेंगे एल। इस दूरी को क्या बोलेंगे, एल। एल का मतलब है शिखर या तल की लंबाई। ये दोनों चीजें हमको यहाँ मिल जाएगी और इनके मिलने के बाद हम इनका मान सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है, तो Q बराबर 0.0184 गुना L गुना H की घात 3/2। L क्या है, तो L ये है शिखर या तल की यहां से यहां तक की लंबाई। H क्या है, तो H ये है सेंटीमीटर में पानी की ऊंचाई। मान सूत्र में रख देंगे और इस प्रकार आप देखेंगे कि हम माप सकते हैं जल का प्रसाव। चारों मेथड मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसी में दूसरे नंबर पर आते हैं। विधियों में ही हमने दूसरी बात की थी कि दूसरा हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, तो दूसरा हम यहाँ ज्ञात करेंगे पानी की गति। गति हमारे को यहाँ ज्ञात करना है कि निश्चित समय में पानी कितनी दूर जा रहा है, उसे हम पानी की गति कहेंगे। इसको मापने की हमारे पास 3 मेथड है। पहली है फ्लोटिंग विधि, दूसरी है करंट मीटर विधि और तीसरी क्या है, प्रेशर मीटर विधि। इसका ज्यादा डिटेल हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि इनके केवल नाम याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता रहा हूं, इससे आपका काम हो जाएगा। पहली हमने जो विधि यहाँ पर देखी, ये गति मापने की जो पहली विधि है, इसको हमने क्या कहा है, हमने इसको कहा है फ्लोटिंग विधि। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहां से पानी बहकर जा रहा है, ये पानी बहकर जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर पानी में कोई तैरने वाली जो चीज थी, हमने उस तैरने वाली चीज को इस पानी के अंदर डाल दिया। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो चीज है ये पानी के अंदर डली हुई है, फ्लोट कर रही है। पानी के साथ साथ ये भी बहकर जाएगी और हम देखेंगे कि यहां से यहां तक बहने में उसको जितना समय लगा वो हो जाएगी जल की गति। क्योंकि ये चीज फ्लोट कर रही है, तैर रही है, इसलिए हमने इस मेथड को क्या कहा, हमने इस विधि को कहा है फ्लोटिंग विधि। दूसरी विधि को हम क्या कहेंगे, तो दूसरी हमारे पास जो विधि है इसको कहा जाता है करंट मीटर विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, जैसे ये पानी बहकर जा रहा है, तो इस पानी के अंदर यहां पर आप देखेंगे एक यंत्र होगा। ये जो यंत्र है इसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह के दांते जैसे होते हैं। जब पानी बहता है तो यहां पर ये लगी हुई बेल्ट जो है घूमेगी और ऊपर आप देखेंगे ऐसा मीटर सा लगा रहता है और ये मीटर हमें बताएगा जल की गति। इसे हमने कहा करंट मीटर विधि। लास्ट में हम लोग आते हैं प्रेशर मीटर विधि में। इस प्रेशर मीटर विधि में क्या होता है कि जैसे ये सिंचाई का स्रोत है, यहां से आप देखोगे पानी बहकर जा रहा है, तो हम इस पानी के अंदर कोई कलरफुल चीज जो है उसको हमने एक कपड़े के थैले में हमने कोई कलरफुल चीज डाली। अब क्या होगा कि ये कलर पानी में घुलेगा और जैसे जैसे पानी आगे बहकर जाएगा ये कलर भी आगे जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ इसमें क्या रहता है कि नीचे यहाँ पर निशान लगे रहते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर निशान लगे हैं मीटर में। अब पानी यहाँ से यहाँ तक बहकर जाएगा, ये मीटर के अंदर निशान लगे होते हैं। इनसे देखकर हम ज्ञात कर लेंगे पानी की गति। तो पानी की गति को मापने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। फ्लोटिंग विधि है, करंट मीटर विधि है और प्रेशर मीटर विधि है। इनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको केवल इनके नाम यहाँ पर याद रखना है। नाम याद रखने से ही काम हो जाएगा। तो ये था सिंचाई जल का मापन। कैसे हम इसका मापन कर सकते हैं ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है। अब हम थोड़ी सी बात यहाँ पर और देखेंगे और वो हमारे पास क्या है
वो है पानी उठाने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में जानकारी। अब पानी उठाने वाले यंत्र का मतलब क्या हुआ? पानी उठाने वाले यंत्रों का मतलब हुआ कि कोई सिंचाई का स्रोत है, उससे पानी को बाहर निकालना है। जैसे आजकल तो आपने देखा होगा कि बिजली की मोटर पंप हो गए हैं, बटन दबाओ पानी आ जाएगा, डीजल इंजन होते हैं, इनसे पानी आ जाएगा। लेकिन पुराने जमाने में हम देखें तो कुछ ऐसे यंत्र थे जो कि बिना बिजली के, बिना डीजल, बिना ऊर्जा के चलते थे। वो कैसे पानी उठाते थे, हम कुछ उन यंत्रों के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण यंत्र हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ करीब 4 प्रकार के यंत्र हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे पास 4 यंत्र हैं। इस यंत्र में हम 4 बातें देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे पानी उठाने की गहराई। भाई यंत्र कितने मीटर से पानी उठा सकता है, इससे हम पानी उठाने की गहराई बोलेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे पानी का प्रसाव। ये प्रसाव आएगा लीटर प्रति घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, इसे हम कहेंगे पानी का प्रसाव। अगला आता है सींचा गया क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल जो सींचा गया है ये आएगा हेक्टेयर प्रति दिन में, मतलब 1 दिन तक यंत्र चलेगा, वो जितने हेक्टेयर की सिंचाई करेगा वो कहलाएगा सींचा गया क्षेत्रफल। और लास्ट में हम देखते हैं कि यंत्र को चलाने के लिए श्रमिकों और पशुओं की संख्या, कितने श्रमिक लगेंगे या कितने पशु लगेंगे इस यंत्र को चलाने के लिए, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि ये जो सींचा गया क्षेत्रफल हेक्टेयर प्रति दिन में है, यहाँ पर 1 दिन का मतलब है 8 घंटे, 24 घंटे नहीं है। कितने घंटे हैं? 8 घंटे में हम ये बात देखने वाले। यंत्र हमारे पास है 4। पहला है इजिप्शियन स्क्रू। ये जो इजिप्शियन स्क्रू है ये कैसा दिखता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके पानी उठाने की गहराई होती है 1 मीटर। 1 मीटर गहराई से पानी उठाता है। इसका पानी प्रसाव कितना है तो 20,000 से 22,000 लीटर प्रति घंटे। सींचा गया क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 0.3 से 0.4 हेक्टेयर, 0.3 से 0.4 हेक्टेयर। ठीक है। और हम यहां देखते हैं कि यहां पर श्रमिक कितने लग रहे हैं, तो श्रमिक लगते हैं 3 से 4 इसको चलाने के। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो यंत्र है वो है नलकूप या ट्यूबवेल। ये आप जानते हो, सबने देखा होगा। इसमें मोटर लगी रहती है बिजली वाली। ये 10 से 15 मीटर गहराई से पानी उठा सकता है। ये आंकड़ा पुराने जमाने का है। आजकल तो ऐसे ट्यूबवेल में मोटर आ गई जो 1000 फीट 2000 फीट गहराई से भी पानी आसानी से निकाल लेते हैं। ये शुरुआत की बात थी। इसका पानी का प्रसाव कितना है तो 1 लाख लीटर प्रति घंटे पानी का प्रसाव है। सींचा गया क्षेत्रफल 1.33 है और 1 श्रमिक की जरूरत है। क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्विच को स्टार्ट कर देंगे और फिर पानी आएगा, वही उस पानी को फसल में देने का काम भी कर देगा। फिर आता है रहट, उथला रहट और गहरा रहट। जो कम गहराई से पानी उठाएगा वो उथला रहट और जो ज्यादा गहराई से उठाएगा वो गहरा रहट। यहां दिख भी जाएगा आपको। उथला रहट 3 से 5 मीटर की गहराई से पानी उठाता है, जबकि गहरे रहट को 6 से 9 मीटर की गहराई से पानी उठाना है। जो कम गहराई से पानी उठाता है उसका प्रसाव भी ज्यादा रहता है। जैसे उथला रहट पानी दे रहा है 15,000 से 20,000 लीटर, ज्यादा से ज्यादा देखें तो कितना है 22,500 लीटर भी मिल जाएगा। जबकि गहरा रहट देता है 11,000 से 12,000 लीटर। सींचा गया क्षेत्रफल अगर देखें तो उथला रहट का है 0.3, गहरा रहट का है 0.2। दोनों को ही चलाने के लिए 2 बैल और 1 श्रमिक की जरूरत पड़ती है। दोनों को चलाने के लिए 2 बैल और 1 श्रमिक लगे। ये हमने पानी उठाने वाले यंत्र देखे। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि इजिप्शियन स्क्रू कैसे काम करता है। नलकूप तो आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं, बटन दबाना है, अंदर मोटर लगी है, बाहर पाइप पे सीधा पानी आ जाएगा।
और ये रहट क्या होती, कैसे काम करती, तो आप चिंता ना करो, मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करते हैं। ये आ गया इजिप्शियन स्क्रू और ये आ गया रहट। इजिप्शियन स्क्रू, इसे इजिप्शियन स्क्रू क्यों कहते हैं, सबसे पहली चीज हम वो देखते हैं। इजिप्शियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इजिप्ट, मिस्र आदि देशों में इसका विकास हुआ, इसलिए इजिप्शियन। और स्क्रू क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पेंच होता है वैसी पेंच जैसी यहाँ रचनाएं बनी होती हैं, इसलिए इसको स्क्रू कहा जाता है। अब इस यंत्र को क्या करते हैं, इस यंत्र का जो एक सिरा है हमने पानी के अंदर डुबो दिया, यहाँ पर हैंडल लगा है, करीब 2 लोग इसके हैंडल को घुमाते हैं, ऐसे हैंडल को घुमाएंगे और 1 से 2 आदमी इसको संभाल कर रखते हैं। अब इसके स्क्रू के अंदर जब पानी चढ़ेगा, धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ेगा और यहां जाकर पानी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यंत्र को चलाना है, पानी अंदर चढ़ते हुए आगे बढ़ेगा, यहां आपको पानी प्राप्त हो जाएगा। इसको हमने कहा इजिप्शियन स्क्रू। क्यों कहा, कारण समझ रहे, क्योंकि इजिप्ट में बना इसलिए इजिप्शियन स्क्रू, और इजिप्शियन, और अंदर क्योंकि स्क्रू जैसी रचना रहती है इसलिए स्क्रू। ऐसे ही रहट आता है। रहट में हम क्या करते हैं, ये रहट है, रहट सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिक ये पानी को कुएं से खाली करने के काम में आता है। जैसे रहट है, ये रहट में क्या करते हैं, ये वाला जो भाग है यहां से इसी चेन लगी रहती है, यहां पर क्या होता है, ये ऐसा भाग है, यहां बेलों को जोता जाता है। ये बेल जो है इस प्रकार से घूमते हैं, जब ये बेल घूमेंगे तो क्या होगा, ये चेन घूमेगी, और ये जो चेन घूमेगी ये इस पहिए को घुमाती है। इस पहिए में बाल्टियां लगी हैं। अब आप देखोगे बाल्टी यहां पर खाली हो गई, ये जब इधर जाएगी तो खाली बाल्टी जब ये पानी में आएगी तो इसमें पानी भर जाएगा और ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे खाली हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पर हम बेलों को चलाते रहेंगे, ये रहट सिस्टम चलता है। कम गहराई से पानी उठाएगा तो उतला रहट, ज्यादा गहराई से उठाएगा तो गहरा रहट। इसको हमने कहा है रहट सिस्टम। तो ये हमने पानी उठाने वाले कुछ यंत्रों के बारे में बात की। इजिप्शियन स्क्रू हमने देखा, रहट वही है, उथला रहट, गहरा रहट, दोनों जो है एक जैसा काम है। एक ज्यादा गहराई से उठाता है और एक कम गहराई से उठाता है। जो ट्यूबवेल है या नलकूप है उसको हम पहले ही सिंचाई के स्रोत में देख चुके हैं, आपने घरों के आसपास भी देखा होगा। आजकल ये जो यंत्र है ये नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले लेकिन जब मोटर इंजन आदि नहीं थे तब ये बड़े काम के यंत्र हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर हमने पढ़ा था 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर मतलब 10 की घात 5। दूसरा आता है कि इजिप्शियन स्क्रू द्वारा कितनी गहराई से जल को उठाया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इजिप्शियन स्क्रू जो है वो 1 मीटर की गहराई से पानी को उठा सकता है। फिर हमने क्या देखा, जलमांग में निम्न में से कौन सा जल सम्मिलित नहीं होता। आपको याद होगा ई, वाष्पीकरण मतलब ई, ये तो शामिल है। वाष्पोत्सर्जन मतलब टी, ये भी शामिल है। पौधों द्वारा अवशोषित जो जल है MU, ये भी शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है, रंध्राव काशों में उपस्थित जल, ये जलमांग में शामिल नहीं है। फिर आता है कुलाव से जल का प्रसाव ज्ञात किया जा सकता है। इसका सूत्र क्या है, तो कुलाव से अगर जल का प्रसाव आपको ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हमने पढ़ा था, कुलाव मतलब वन क्षेत्रफल, तो Q = C × A √2GH। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कुलाव से जल का प्रसाव ज्ञात करने। तो ये हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो थे उनके बारे में बात की। इसी तरह से आगे मैं आप तक और वीडियो अच्छे पहुंचा सकूं, जानकारी दे सकूं,
इसलिए हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल MGCI के, उससे और MGCI के ऑफिस से आप जुड़े रहें। MG कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और भी डिटेल उससे आपको मिल जाए। थैंक यू।